क्या नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ वो एक सामान्य नजर से विरोध प्रदर्शन नजर आता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ताकत दिखाई देती है? हाल के दिनों में जिस तरह की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन उभरी है, खासकर ब्रिक्स वर्सेस यूएस के खिलाफ जो सिचुएशन बना है, जिसे ब्रिक्स और यूएस आमने सामने आए हैं, उससे भारत के पड़ोसी देश में हलचल होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जेनजीज के नेतृत्व में नेपाल में बड़े पैमाने पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो लंबे समय से पनप रहा था, यह दावा किया जा रहा है, लेकिन इसका अचानक से भड़क जाना बेहद चौंकाने वाला नजर आता है। नेपाल के विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन रहा और इसका निशाना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रहे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें गुप्त स्थान पर शरण लेनी पड़ी। इंपॉर्टेंट यह है कि ओली हाल ही में चीन से लौटे हैं और सितंबर के अंत में भारत यात्रा पर भी आने वाले थे। एक्सपर्ट प्रदर्शनकारियों की तरफ से आंदोलन के दौरान लगाए जा रहे नारों, पोस्टरों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं ये लोग भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर बड़े पैमाने पर पलायन जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है, बल्कि लंबे समय से पनप रहा था। नेपाल के युवा यूट्यूबर सरकार की पोल खोल रहे थे, गड्ढों वाली सड़कों से लेकर पलायन के मुद्दे पर, और यही असंतोष आंदोलन का रूप ले चुका है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात अभी भारत, अमेरिका, चीन, तमाम देशों के बीच बने हुए हैं और इस दरमियान भारत के पड़ोसी मुल्क में इस तरह से केओस मच जाना कई गहरे सवाल खड़े करता है। इससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हालात आप जानते ही हैं। हर तरफ भारत के पड़ोसी मुल्कों में हाहाकार मचा, केओस हुआ। नेपाल मामलों के जानकार बताते हैं कि इन विरोध प्रदर्शनों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओली के चीन से लौटने और भारत दौरे की तैयारी के ठीक बीच में भड़के हैं। ओली इस महीने के अंत तक भारत की यात्रा पर आने वाले थे। भारत के विदेश सचिव हाल ही में ओली की यात्रा की तैयारी के लिए नेपाल भी गए थे। ओली भी तियानजिन में एससीओ शिखर में सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद वहां से चीन से लौटे थे और नेपाल पहुंचे थे। इसके साथ ही सवाल यह भी कि क्या नेपाल में बांग्लादेश वाले हालात दोहराए जा रहे हैं? नेपाल की स्थिति भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और भारत के पड़ोस में इस तरह की हलचल ठीक नहीं है। जुलाई 2024 के बाद बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी। हसीना को प्रो इंडिया नेता माना जाता था। बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी बाहरी ताकतों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। ओली के नेतृत्व में दिसंबर 2024 में नेपाल ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। दूसरी ओर अमेरिका मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी के तहत नेपाल में $50 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। पिछले महीने भारत और चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से व्यापार मार्ग खोला है। इसी पर ओली ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि यह इलाका नेपाली इलाका है, जबकि वास्तव में यह भारतीय सीमा के अंतर आता है और भारत का भी हिस्सा है। 2015 के बाद पहली बार था जब किसी नेपाली नेता ने इस तरह का बयान सीधे चीनी राष्ट्रपति के सामने दिया हो। इसी तरह 2020 में ओली ने लिपुलेख, कालापानी और लियम्पियाधुरा को 1816 की सुगौली संधि के आधार पर नेपाल का हिस्सा बताया था। ओली का चीन की तरफ झुकाव काफी ज्यादा था। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता ओली जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री बने थे और वो चीन के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री के बनने के बाद 1 साल के बाद उन्होंने भारत की यात्रा नहीं की। नेपाल के प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से पहले भारत जाते हैं, लेकिन ओली का पहला विदेश दौरा चीन का रहा, जिससे उनका झुकाव चीन की तरफ साफ नजर आया। नेपाल में बार बार सरकार बदलने के पीछे न सिर्फ घरेलू संकट बल्कि बाहरी ताकतों का हाथ माना जा रहा है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अचानक बहुत पैमाने पर पूरे देश में फैल गए, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस आंदोलन के भड़कने का समय भी बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है। तो क्या नेपाल के मामले में अमेरिका का दखल है? क्या चीन से दुश्मनी का खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ रहा है, या भारत से नाराजगी का खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ रहा है? नेपाल के मामले में अमेरिका का दखल हो सकता है, क्योंकि नेपाल का चीन की तरफ झुकाव और भारत का पड़ोसी होने के नाते भारत अमेरिका तनाव का असर भी नेपाल पर माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका की भूमिका भी इस आंदोलन के पीछे हो सकती है। जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया का जिक्र हुआ और सोशल मीडिया बैन का असर इन हंगामों के दरमियान दिखा है।
क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में वो पावरफुल टूल बन चुका है जिससे कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है, चाहे वो किसी देश में सरकार को अस्थिर करना हो, सरकार को परेशान करना हो, या फिर सरकार को गिराना ही क्यों ना हो। और दुनिया भर के सोशल मीडिया पर वर्चस्व सिर्फ अमेरिका का है। अमेरिका का इस पर कंट्रोल मुख्य रूप से आर्थिक, तकनीकी और नीतिगत स्तर पर है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं है। अमेरिकी कंपनियां जैसे मेटा, गूगल, एक्स वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल करती हैं, जबकि अमेरिकी सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमित माना जाता है। हालांकि कितना सीमित है, यह संदेह के दायरे में है। आर्थिक और स्वामित्व स्तर पर कंट्रोल अमेरिकी कंपनियों के हाथ में है। सोशल मीडिया अधिकांश जो है वो अमेरिका उस पर रूल करता है। अमेरिका में ही इनके हेड ऑफिसेज बने हुए हैं, अमेरिकी कंपनियां ही इसे ओन करती हैं। अगर हम पूरी वर्ल्ड में सोशल मीडिया यूजर्स की बात करें तो 5.4 अरब मासिक सक्रिय यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। यहां से कंट्रोल, विज्ञापन राजस्व, एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जाता है। अब प्रमुख जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके आय कितनी है, उनका रीच कितना है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले फेसबुक की बात करते हैं जो मेटा प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो अमेरिका ओन करता है। इसमें 3.07 अरब यूजर्स हैं। वैश्विक विज्ञापन का 62% राजस्व अमेरिका से बाहर से आता है, लेकिन कंप्लीट नियंत्रण जो है वो अमेरिकी बोर्ड का है। इसके बाद बारी आते हैं इंस्टाग्राम की, जो कि मेटा प्लेटफॉर्म पर ही बना हुआ है। इसका कंप्लीट जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में है। 2 अरब युवा यूजर्स हैं। फोकस एल्गोरिदम पर रहता है, अमेरिकी डेटा सेंटर से ये संचालित होता है। इसके बाद नंबर आता है यूट्यूब का, जो कि गूगल अल्फाबेट का एक वेंचर आप कह लीजिए, अमेरिका के कंट्रोल में है। 2.3 अरब यूजर्स हैं। वीडियो कंटेंट का 90% अमेरिकी सर्वर से आता है, लेकिन वैश्विक पहुंच है इसकी। फिर आता है नंबर व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप एक मेटा प्लेटफॉर्म आधारित सोशल मीडिया चैट एप्लीकेशन है। 2 अरब यूजर्स हैं। अमेरिका में ही इसका हेड ऑफिस है और अमेरिका में ही इसकी जो कंपनी है वो इसे ओन करती है। मैसेजिंग में प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी तमाम तरह के दावे ये कंपनी करती है। इसके बाद बारी आती है एक्स की, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ये अब एक्स कॉप के हवाले है और ये कंपनी एलन मस्क की है, जो अमेरिका के एक बिजनेसमैन है। इसमें 0.6 अरब यूजर्स हैं, जो कि कंटेंट मॉडरेशन और वैश्विक प्रतिबंधों का सामना भी करता है। लिंक्डइन की बारी आती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी है। इसके यूजर्स 1 अरब हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग कंपनी है और अमेरिकी डेटा प्रोटेक्शन से हासिल है। तो आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका का कंट्रोल वैश्विक स्तर पर बहुत मजबूत है, क्योंकि अधिकांश प्लेटफॉर्म्स अमेरिकी हैं, इनके मालिक अमेरिका में हैं, इनके हेड ऑफिस अमेरिका में हैं, लेकिन बाकी देशों में ये नियमों को चुनौती देते हैं। अमेरिकी कंपनियां अमेरिकी कानूनों का इस्तेमाल करके विदेशी नियमों को चुनौती देती हैं, जैसे कि इसे आप डिजिटल इंपीरियलिज्म भी कह सकते हैं। अब प्रभाव के उदाहरण अगर आप देखें तो यूरोपीय संघ डीएसए 2023 के तहत मेटा और गूगल को कंटेंट मॉडरेशन सख्त करना पड़ा, लेकिन वो जीडीपीआर चैलेंज करते हैं। यूएस फ्री स्पीच मॉडल यूरोपीय सेंसरशिप से टकराता है। ब्राजील में ही ऐसा मामला है। ब्राजील सुप्रीम कोर्ट ने एक्स को कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप मीडिया और रंबल ने यूएस कोर्ट में चैलेंज किया इसे, दावा करते हुए कि ब्राजील के नियम यूएस फ्री स्पीच का उल्लंघन करते हैं। भारत में भी आईटी रूल्स 2021 के तहत ट्रेसिंग और रिमूवल का प्रावधान है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां लॉबिंग करती हैं। साउथ कोरिया और मैक्सिको जैसे देश में सख्त मॉडरेशन वो चाहते हैं, लेकिन चीन इसमें अपवाद है, क्योंकि चीन ने दुनिया भर के सोशल मीडिया को ब्लॉक कर रखा है। चीन अपनी सोशल मीडिया और अपने बाइट डांस, जो कि वहां की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसके आधार पर आगे बढ़ रहा है और बाइट डांस दुनिया भर में वैश्विक प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई है। यानी कि अमेरिका को सोशल मीडिया के एंड पर भी चीन चुनौती देना चाहता है। अब तक आप समझ गए होंगे, बात साफ है कि सोशल मीडिया पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती नहीं दी जा सकती है और सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे आपके जहन में कितना हो सकता है, हमारे आपके समाज में कितना हो सकता है, हमारी आपकी लाइफ में कितना हो सकता है, हमारी आपके देश में कितना हो सकता है, ये कोई कहने की बात नहीं है। क्योंकि अगर छोटे स्तर पर भी देखा जाए, कई हालात तनावपूर्ण होते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया को बंद किया जाता है एहतियातन, जिससे कि अफवाह ना फैले। तो सोशल मीडिया एक टूल बन चुका है जिससे अच्छे काम तो किए जा रहे हैं,
चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो जागरूकता बढ़ाने के क्षेत्र में हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के क्षेत्र में हो। लेकिन अगर सोशल मीडिया के स्वामित्व कंपनियां चाहें तो इसे अपने हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नेपाल में अचानक से हंगामा क्यों हुआ, यह धीरे धीरे साफ हो पाएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किसी बाहरी ताकत का हाथ नजर आता है। बात साफ है। मैं फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अलग मुद्दे पर, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जिस पर जानेंगे उसकी बारीकियां। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।